टॉपिक है स्कोप एंड बेसिक डेविएशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंतर्गत देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत विषाक्त पदार्थों, विष और उनके इफेक्ट तथा ट्रीटमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत नई दवाओं और न्यू जो पाए जाने वाले मुख्य जो चिकित्सकीय पदार्थ होते हैं या चिकित्सा से जुड़े हुए कुछ दवाएं होती हैं, उसके विस्तार के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स में देखते हैं, ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टेमिक टॉक्सिन्स एंड ऑर्गन टॉक्सिन्स। सिस्टेमिक टॉक्सिन्स ऐसा टॉक्सिन होता है जो स्पेसिफिक साइट के बजाय पूरे बॉडी या मेनी ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। और ऑर्गन टॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो केवल स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन्स को ही ये अफेक्ट या प्रभावित करने वाले टॉक्सिन्स होते हैं। मेन फोकस हम टॉक्सिन्स के बारे में डिटेक्शन, उनके ऑक्यूरेंस, उसके गुण, इफेक्ट्स और ट्रीटमेंट तथा टॉक्सिन का रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है उस पर हम करेंगे। ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में देखते हैं, फर्स्ट है एनालिटिकल, सेकेंड है अप्लाइड, क्लिनिकल, फॉरेंसिक, एनवायरमेंट, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल एंड इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी आदि इसके ब्रांचेस कहलाते हैं। ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में देखते हैं, फर्स्ट होता है एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी। यह टॉक्सिकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जो अपने मेटाबोलाइट्स के साथ पॉइजनस केमिकल्स का पता लगाया जाता है इसमें, और इसके ऐसे का भी स्टडी किया जाता है जो बायोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करने वाले होते हैं। सेकेंड होता है अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंतर्गत देखते हैं, ये जो है प्रैक्टिस एरिया एंड फील्ड सेटिंग्स में टॉक्सिकेंट्स का पता लगाया जाता है। न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स के द्वारा इसका अनुप्रयोग करके इसमें टॉक्सिकेंट्स का पता लगाया जाता है। इस टाइप से ये अप्लाइड एंड एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। थर्ड है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंतर्गत ह्यूमन्स में होने वाले पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट और उसके निदान का अध्ययन इसमें किया जाता है, उसका अध्ययन इसमें शामिल होता है। फोर्थ होता है वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी। वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत मिल्क या मांस या फिश या फूड स्टफ यानी कि सामान आदि के द्वारा जानवरों से ह्यूमन्स में होने वाले पॉइजनिंग का अध्ययन शामिल होता है। इसके अतिरिक्त पशुओं में होने वाले जितने भी प्रकार के पॉइजनिंग होते हैं उसका स्टडी इसमें वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत इन्वायरमेंट में उसके मेटाबोलाइट्स और उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स और मनुष्य और एनिमल्स पर उनका होने वाले प्रभाव का इसमें अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी का। अगला है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी। इसमें सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन शामिल होता है। इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत इम्यून सिस्टम पर होने वाले टॉक्सिकेंट्स के इफेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। एंड रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होते हैं, यानी कि विकसित जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उस पर टॉक्सिन के इफेक्ट्स और टॉक्सिन एंड केमिकल्स के इफेक्ट्स पर फोकस किया जाता है। मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, इसमें जो केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स होते हैं किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, इसमें इसका स्टडी किया जाता है। उसी प्रकार इसका मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी का उद्देश्य यह पहचानना होता है कि जेनोबायोटिक्स किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में इंटर करते हैं एंड ये इनके बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी में देखते हैं, सर्वप्रथम ये इसका डिलीवरी किस प्रकार से होता है, यानी कि लक्ष्य टारगेट ऑर्गन्स रहते हैं वहां पर कब पहुंचते हैं। सर्वप्रथम ये स्किन में से होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसके पश्चात बाइल में से, यानी कि ये बाइल
में से होते हुए उसके पश्चात प्लेसेंटा में चला जाता है। बाइल ट्रैक्ट में से होते हुए ये प्लेसेंटा में पहुंच जाता है मदर के। उसके पश्चात मतलब ये यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस में जाने के पश्चात वहां पर टारगेट जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके साथ रिएक्शन करते हैं। उसके पश्चात सेलुलर डिसफंक्शंस यानी कि कोशिकीय शिथिलता पैदा हो जाती है। इसके पश्चात पूरा जो टॉक्सिसिटी होता है वो पूरे बॉडी में विकृत हो जाता है। उसके पश्चात इसमें जो है एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है या रिपेयर होता है, और फिर एक्सक्रीशन के पश्चात डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होने के पश्चात ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे केमिकल्स जो सेलुलर डिसफंक्शन या कैंसर के कारण होते हैं उसमें देखते हैं ये केमिकल्स जो होते हैं डीएनए म्यूटेशंस का कारण बनते हैं और ये सेल डेथ पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि डेड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब अगर यदि ये म्यूटेशंस जो होते हैं ऑन्कोजीन्स को भी एक्टिवेट करते हैं, या ये ट्यूमर सप्रेसर्स होते हैं जो ट्यूमर को जन्म नहीं होने देते हैं या जो दबाने वाले होते हैं उसको ये इनएक्टिवेट कर देते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं ऑन्कोजीन्स को, कैंसर उत्पन्न करने वाले। इस प्रकार से ये अनकंट्रोल्ड सेल्फ प्रोलिफरेशन एंड कैंसर को जन्म या उत्पन्न कर सकते हैं। केमिकल फैक्टर्स, ऐसे केमिकल्स जो होते हैं सेलुलर डिसफंक्शन या सेल को निष्क्रिय करते हैं, जैसे कि केमिकल्स जो होते हैं प्रोटीन की मतलब प्रोटीन की कमी को लीड करते हैं या प्रोटीन की निष्क्रियता को लीड करते हैं, या ये जो है सेल डेथ पाथवे को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये जो है इसके वजह से ऑटो इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। एंड ये प्रोटीन एडल्ट्स के कारण से ऑन्कोजीन्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ट्यूमर सप्रेसर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये केमिकल्स अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन को जन्म देते हैं और कैंसर को भी जन्म देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में देखते हैं डाइक्लोफेनेक ग्लूकोरोनिडेशन मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो ये इस प्रकार के सेलुलर डिसफंक्शंस का कारक होते हैं।